जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक से हों, एसएससी से हों, यूपी पुलिस से हों, या फिर रेलवे के हों, या टैट या पैट किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों, उनमें से टॉप टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में मैंने टॉप 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप उनमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य? तो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो कहलाती है वो कहलाती है शब्द, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। और अगर सार्थक ना दिया हो तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण या ध्वनि, जिसे ध्वनि भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है कै, अक्षय, त्रय या ज्ञ। तो हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम जिस वर्ण के बाद आता है वो है कै, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को लेकर ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34 या 35? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है, यानी जो टोटल व्यंजन होते हैं वो होते हैं 35। बट हर बार एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, वो मूल व्यंजन पूछे जाते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो 33 हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 33। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 आयोगवाह होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? यानी इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला? देखो कंफ्यूजन जिन में होता है वो होता है एक तो अल्प विराम में, एक अर्ध विराम में। अगर अल्प विराम की बात की जाए तो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है पहला, यानी ये कोमा वाला। और अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है ये वाला। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो विस्मय बोधक चिन्ह का उदाहरण है, और ये उद्वर्ण का उदाहरण, उद्वर्ण चिन्ह बोलते हैं इसे, उद्वर्ण चिन्ह। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? पाशर्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षशील? तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन जो है वो बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पाशर्विक, उत्क्षिप्त और प्रकंपित, और साथ के साथ ही संघर्षहीन। उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको जैसे मुंह से फेंका हुआ माना जाता है। ठीक है। जैसे डै, ढै, ये ऐसा लग रहा है जैसे फेंक रहे हो। ठीक है। प्रकंपित वे वर्ण जो बार बार कंपन करते हो, जैसे रै। तो रै जो है वो कंपन करता है, तो प्रकंपित जो हो गया वो हो गया रै। संघर्षहीन होता है, संघर्षशील नहीं होता। अगर संघर्षहीन व्यंजन की बात की जाए तो यह और वह व्यंजन, यानी यह और वह व्यंजन जो होते हैं वो संघर्षहीन व्यंजन होता है। प्रकंपित रै, उत्क्षिप्त डै और ढै, ये उच्छित व्यंजन होते हैं, और पाशर्विक होता है लय। ठीक है। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन है पहला हमारा बिल्कुल सही। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी जिसमें मात्रा नहीं है? कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना? तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं है? तो वो है, सिंपल सा आंसर है तीसरा, यानी कलरव। इसमें कोई मात्रा नहीं है। अमिताभ में ता के बाद जो लग रहा है डंडा, वो आ का डंडा लग रहा है, ये एक मात्रा है। पता है मात्रा कितनी होती है? मात्राएं 12 मानी जाती है। जो कारखाना है, कारखाना में भी देखो का, खा और ना, ये मात्राएं लग रही है। चहचहाना में भी मात्राएं लग रही है। बस कलरव एक अकेला ऐसा शब्द है जिसमें मात्रा नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का नहीं है उदाहरण? ठीक है। अक्षय, शय, त्रय या आश्रय? यानी इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो वो कौन सा है? वो है शय, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अक्षय कै और शय के योग से मिलकर बनता है। त्रय, त्रय, तय और रय के योग से मिलकर बन रहा है। और श्रेय यानी बड़े वाला शैशलजम वाला शय और रय के योग से मिलकर बनता है। ठीक है। तो बस पेटपटा श जो है ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन टोटल 4 है हमारे पास, 3 तो यही है और एक चौथा है अज्ञेय। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। रंग, आकाश, जाति या अक्षर?
तो वर्ण शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होता? तो देखो, रंग भी होता है, जाति भी होती है, अक्षर भी होता है। वर्ण का अर्थ ये सब होते हैं, लेकिन आकाश जो है वो वर्ण का अर्थ नहीं होता। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं य, रे, पै या लय। यानी इनमें से अर्धस्वर कौन से हैं? तो अर्धस्वर जो होते हैं यानी जिनमें जो आधे स्वर कहलाते हैं, तो देखो य और वै ये दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। बट ऑप्शन जो है उसमें से य सिर्फ अकेला ऐसा वर्ण है, ठीक है। बस अगर वह होता तो कन्फ्यूजन होता, मगर यह और वह, ठीक है, यह और वह ये दोनों अर्धस्वर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी की शय ध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ्य। तो पहले भी इस टाइप के प्रश्न को हम सीख चुके हैं कि मूर्धन्य किसे कहते हैं, तालव्य किसे कहते हैं, दंत्य किसे कहते हैं या ओष्ठ्य किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारे हम पिछले वीडियो में अच्छे से प्रकार से सीख चुके थे। तो शय वर्ण जो है वो ई च या शय, यानी ई च वर्ण का, यानी च य शय, ये पूरा वर्ग, ये सभी वर्ण जो हैं यानी च का पूरा वर्ग, च छ जय है, ठीक है। तो च बोला है तो पूरा वर्ग, तो ये सभी तालव्य ध्वनियां हैं, ठीक है। क्या है? तालव्य ध्वनियां, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो इसके साथ साथ इसमें मूर्धन्य पता कर लेते हैं। मूर्धन्य कौन कौन से है? ऋषि टे, टे का पूरा वर्ग, टे ठे डेड है, ठीक है, ये पूरा वर्ग। ऋषि टे रे शय, ये सभी, यानी पेट पटा शय, पेट पटा शय, अगर मैंने शय बोला है तो पेट पटा शय, तो पेट पटा शय जो है ये सभी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियां है। दंत्य आपको पता ही है, जो दांत से बोले जाते हैं, तो ले, तय, तैथ है, दैद है, ये सभी के सभी दांत से बोलने वाले वर्ण हैं, तो ये सभी दंत्य के अंतर्गत आते हैं। जो भी दांत से लग रहा हो आपको वो सभी दंत्य हैं। और इसके अलावा छोटे वाला स भी है, ठीक है, छोटे वाला स, ये भी दंत्य वर्ण के अंतर्गत, व्यंजन के अंतर्गत आता है, या दंत्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ओष्ठ ऊ पै, यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै, ये ओष्ठ कहलाते हैं। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ये मूल रूप से एक व्यंजन ही होती है। अनुस्वार ध्वनियां नाक से निकलती हैं, जैसे दंत, ठीक है, जैसे मैं बोल दूंगा ना दंत, अंक की बिंदी लगती है, दंत, चंद्र, ये सभी के सभी अनुस्वार ध्वनियां हैं। एक अनुस्वार और एक अनुनासिक, इन दोनों में डिफरेंस हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? यानी ट वर्ग के अंतर्गत, यानी आपको व्यंजन भी ठीक प्रकार से याद करने पड़ेंगे। ट वर्ग के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? ठ, ढ, अण या घ। देखो ट, ठ, ड, ढ ये हम याद कर चुके हैं। तो ट, ठ, ड और ढ और अण, अण भी ट वर्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन घ जो है वो क वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके वर्ग के? कै, ख, गै, घ, ठीक है। तो क वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्षय वर्ण किन के योग से, यानी किसके योग से बनता है? कै प्लस छ, कै प्लस छ, कै प्लस छ या कै प्लस छ। तो अक्षय वर्ण जो बनता है वो कै प्लस पेट पटा श के योग से बनता है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। यह एक संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण में दो या दो से वर्णों के योग से मिलकर बने शब्द होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आपको पता है कि टोटल कितने संयुक्त वर्ण होते हैं? 4 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अगर व्यंजन के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 25, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या कंठ। तो अभी हमने बात की थी कि मूर्धन्य के अंतर्गत क्या आते हैं? ऋषि, टे, रे, शय, तो टे का पूरा वर्ग आता है, तो च का पूरा वर्ग तो नहीं आता ना। तो इसके अलावा ओष्ठ में क्या आता है? ऊ पे ओष्ठ आता है। कंठ में ए, आ और क्या का पूरा वर्ण जो है वर्ग, वो सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं, यानी कंठ ध्वनियां होती है। तो अभी शय वर्ग वाला क्वेश्चन आया था, तो ई च ये शय, ये सभी तालव्य ध्वनियां होती है, यानी तालु भी बोलते हैं उन्हें। तो यानी च और छ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? किस वर्ण के अंतर्गत, यानी उच्चारण स्थान का कौन सा है? तो वो है तालु, यानी तालव्य। तो यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, बै, जय या ढ। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, यानी पीछे वाला भाग जो है वो एक्टिव रहता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको दिमाग में बिठाना है। कौन कौन से? आ, ऊ, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी, और ओ और औ, ठीक है, ये सभी पश्च स्वर हैं। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये सभी क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना है प्रश्न को। निम्न शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। अब द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पत्ती, पत्ती जो शब्द है उसमें देखो दो व्यंजन जो हैं वो एक साथ यूज हो रहे हैं, तय और तय। देखो चाहे वो आधा हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सेम ऐसे ही अब तो आप पहचान गए होंगे इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो वो होगा दिल्ली, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या 53। तो हिंदी भाषा में मूलतः जो वर्णों की संख्या है वो है 52, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा बिल्कुल सही है। इसमें 11 जो होते हैं वो होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। इसके अलावा 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 क्षिप्त व्यंजन होते हैं, डै और ढै। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल वर्ण जो बनेंगे वो बनेंगे 52। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो ये प्रश्न तो स्टार्टिंग में हमने क्लियर कर लिया था कि भाषा की सबसे छोटी अगर सार्थक इकाई पूछे जाए कि सार्थक इकाई किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं शब्द को। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए जिसमें सार्थक ना दिया गया हो तो वो होगी वर्ण यानी ध्वनि, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? पै, टे, दै या फै। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घोष किसे कहते हैं, घोष वर्ण कौन से होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता हो उन्हें घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो घोष के अंतर्गत आता है। जैसे कै वर्ग, कै वर्ग का अगर मैं कहूँ कि कै, खे, गे, तो गे जो है वो घोष वर्ण है। गे, घै, अण, ये सभी घोष वर्ण हैं। बट कै, खे जो है वो घोष नहीं है, वो अघोष है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग हो, यानी सांस का प्रयोग हो, वे अघोष कहलाती हैं। तो वर्ग के हिसाब से देखते हैं तो पै वर्ग है, ये पूरा का पूरा पै वर्ग है। तो पै वर्ग का पहले ही वर्ण है ये, तो पहला दूसरा तो नहीं होता ना, तीसरा चौथा पांचवा देखना में। तो ऐसे टे है, टैट है, डैड है, ये भी पहला वर्ण है, तो ये भी नहीं है, तो ये काट दो दोनों को। दै किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो तय वर्ग के अंतर्गत आता है। तय, थ, दै, ध। तो द यानी तीसरा है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा हम चौथा भी देख लेंगे। तो ये पै वर्ग का है क्योंकि पै, फै, बै, भै होता है, तो दूसरा है, तो ये भी जो है हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर तो हमें पहले मिल गया है, वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत, अयोगवाह, अंतस्थ या एकारांत। तो वे शब्द जिनके अंत में ए होता हो उसे एकारांत कहते हैं। जैसे बालक, ए वाला साउंड आ रहा है, बालक, ए, ठीक है, एंड में ए वाला साउंड आ रहा है तो एकारांत होता है। और जिन शब्द के अंत में आ का साउंड आता हो, जैसे बालिका, तो वो आकारांत कहलाते हैं। अयोगवा आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं? अंग और अह, ये दोनों वर्ण जो हैं वो अयोगवा कहलाते हैं, अह और अंग की मात्रा। अंतस्थ आपको पता है कि ये रैल वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से एघ निम्न में से ओष्ठ ध्वनियां है, ओष्ठ कौन सी है? ल, रे, से, फे। तो ओष्ठ मैंने आपको बताया था कि ओष्ठ क्या होती है? ऊ, पै, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै, ये वर्ण यानी पै अगर मैंने बोला तो पै का पूरा वर्ण जो है वो ओष्ठ कहलाता है। पै, फै, बै, भै, ये सभी जो हैं वो ओष्ठ हैं। तो यहाँ फै दे रखा है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि किस वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह रेलेवे व्यंजन जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और यह रेलेवे जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया कि 25 होते हैं। कै का वर्ग, चै, टै का वर्ग, पै का वर्ग और तय का वर्ग, ये सभी के सभी जो हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? शय और है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। छोटा स, बड़ा स, पेटपटा श और है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? सघोष, अल्पप्राण, अघोष या महाप्राण।
तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, यानी कैक है। और अगर मैं पै वर्ग की बात करूँ, पै फै, ये अघोष हैं। और इसके साथ ही साथ सभी ऊष्म व्यंजन यानी से, ये सभी जो हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? से है, तैथ है, दैध है, टैठ है, डैड है, या चैच है, जय झ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु यानी ऊष्म वायु जो है, यानी ऊष्म उसी के नाम पर रखा गया है कि ऊष्म वायु निकलती है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शय, से और है, ये सभी ऊष्म व्यंजन है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के सीटेट, यूपी टेट और अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, साथ के साथ ही पैट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और साथ के साथ ही हम अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करते ही रहेंगे। और बस प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।